वोडाफोन और आइडिया को ये महसूस हो गया कि अब ज्यादा दिन हमारी कंपनी नहीं चल पाएगी इस तरह से, कुछ कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे। क्या बोलेंगे? अमलगमेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में एकीकरण। तो कहा जाता है कि एक पैसे की बचत एक पैसे की कमाई है। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यहां पर जैसे ही वर्ड भले यूज नहीं है, लेकिन हम यहां पर एक्चुअल में ये पढ़ना चाहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। अब ये कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज किया जा रहा है, इसका मतलब कि कोई एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी होगा, है ना? तो कंपनी के एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में, बिना बात को भारी बनाए हुए मैं इस बात को आपको समझाता हूं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कब करते हैं, कब जरूरत पड़ती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कब करते हैं कंपनी का, यह जरूरत कब पड़ती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को समझने से पहले हमें एक बात को समझना चाहिए कि व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन। ये रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन जैसा कि नाम से क्लियर है, फिर से कंस्ट्रक्शन। क्या रिकंस्ट्रक्शन का मतलब? फिर से कंस्ट्रक्शन। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको एक फ्रेश ढंग से कि एक बिल्डिंग है। क्या है बोलिए? एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को फिर से कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं आप, तो आप क्या बोलेंगे? इस बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन किया हमने। गौर कीजिए, किसी बिल्डिंग को, एक बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट अभी कंपनी के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। एक बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? फिर से कंस्ट्रक्शन। अब कई तरह से बिल्डिंग का, अगर बिल्डिंग में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो उसको आप रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे। हो सकता है कि एक बिल्डिंग, गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है कि एक बिल्डिंग ऑलरेडी है, उस बिल्डिंग को आपने तोड़ दिया, गिरा दिया और फिर से आपने एक नई बिल्डिंग बना दिया। इट कैन बी सेड एज रिकंस्ट्रक्शन। एग्री करते हैं आप? यस, ये एक रिकंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है। हो यह भी सकता है कि आपने बिल्डिंग का फिर से, मतलब दो बिल्डिंग, एक मतलब आसपास दो बिल्डिंग थी, दोनों बिल्डिंग को आपने मिलाकर एक बिल्डिंग बना दिया। यह भी रिकंस्ट्रक्शन कहलाएगा। यस, कह सकते हैं इसको। वो ये भी सकता है कि उस बिल्डिंग का बाहरी फेस आपने चेंज कर दिया। बिल्डिंग वही है, गौर कर रहे हैं क्या? बिल्डिंग वही है, आपने बाहरी फेस चेंज कर दिया उसका, यह भी क्या कहलाएगा? रिकंस्ट्रक्शन। उसी तरह से ये सारी चीजें जो बिल्डिंग के बाहरी फेस को चेंज कर दे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे बोलिए? इसको बाहरी रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे। मैं सिंपल वे में इस बात को समझाना चाह रहा हूं। मैं अभी आपको रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी में समझा ही नहीं रहा हूं, मैं आपको बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं। एक्चुअल में पहले बिल्डिंग समझते हैं हम लोग। बिल्डिंग का कोई सा भी ऐसे एक्टिविटी बिल्डिंग के लिए आप करते हो जिससे बिल्डिंग का बाहरी फेस बदल जाए, मतलब कि जब कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग को देखे तो आप ये कह सकते हैं अच्छा ये बिल्डिंग पहले वाली वही बिल्डिंग है क्या, या ये चेंज हो गई है। मतलब जब परिवर्तन बाहरी दिखने लग जाए तो इसे क्या बोलेंगे आप? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। उससे भी पहले मैंने क्या समझा? रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा कंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। फिर से कंस्ट्रक्शन मतलब रिकंस्ट्रक्शन। मैं इस वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं बस। मैंने इससे पहले भी कहा था, किसी भी चैप्टर को, अकाउंटिंग की दुनिया के किसी भी चैप्टर को नहीं, बल्कि कॉमर्स की दुनिया ही नहीं, बल्कि किसी भी पढ़ाई की कोई सी भी दुनिया हो, मेरा मानना है कि आपको आपके इर्द गिर्द के एग्जाम्पल से 100% चीजों को समझाया जा सकता है। मतलब वैसा नोन टू अननोन, मैंने कल बताया था ना,
मैंने बताया था नोन टू अननोन। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब टीचिंग का एक प्रिंसिपल है कि बच्चों को नोन से अननोन की तरफ लाया जाए। मतलब ऐसी चीजों का एग्जाम्पल दीजिए जो पहले से वो जानते हैं, फिर वो अननोन की तरफ आराम से आ जाएंगे जो अब तक नहीं जानता है। एक रास्ता मिल जाता है आपको। इसलिए मैंने कहा कि पहले बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन समझो तुम। तो जब बिल्डिंग का बाहरी फेस बदल दिया आपने तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन या इंटरनल? बोलो बोलो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आप इसको बोलेंगे। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी आपने किया जो बाहरी बिल्डिंग बाहर से सेम दिख रहा है, बाहरी बनावट में कोई बदलाव नहीं आया बिल्डिंग के, उसकी पहचान थोड़ी सी भी चेंज नहीं हुई है बाहरी तौर पर, लेकिन अंदर से आपने कुछ चीजें बदल दी है, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सही है गलत? हम अभी किसके रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं? बोलो, किसके? बिल्डिंग के रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब आप अंदर का कंस्ट्रक्शन बदल देते हो और बाहरी कंस्ट्रक्शन में कोई बदलाव नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कि क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, एक हॉल था आपका बड़ा सा, उस हॉल को आपने, उस हॉल में 2 रूम बना दिया आपने। यस या नो? जैसे कि आपने जहां पर आपका बेडरूम था वहां पे इस वक्त किचन बना दिया आपने, और किचन की जगह पे बेडरूम ले आए, है ना? मतलब अंदर से कुछ कुछ बदलाव जब हो जाता है तो इसे क्या बोलेंगे आप, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सही है गलत? ये बात समझ में आ गया, इंटरनल और एक्सटर्नल? अब आइए मैं आपको लेकर आता हूं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सेंस में क्या होता है, बस इसको इजी मोड में लेना है। मैंने आपको कहा कि जैसे ही कहीं पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी होता होगा। यस या नो? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कहीं पे लिखा हुआ है कमरा नंबर 3 है, ये इसका मतलब कमरा नंबर 1 2 कहीं ना कहीं पे होगा। अगर एक ही कमरा होगा तो फिर उसको कमरा नंबर लिखने की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। तो जब भी बात इंटरनल की है, इसका मतलब एक्सटर्नल भी होगा। तो कंपनी का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है और कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंपनी के एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 2 कंपनी है ना? जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, किसका? आइडिया और वोडाफोन। ये दोनों मिलकर क्या बन गए हैं? वीआई बन गया ना? ये क्या है, आप गौर से देखें, कंपनी का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ या इंटरनल हुआ? ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ, नाम ही बदल गया इसका, बाहरी तौर पे चीजें बदल गई है ना? अब जहां भी आप देखोगे तो वीआई मतलब ये दोनों कंपनी मिलकर एक कंपनी हो गई है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या एक्सटर्नल? दैट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। उस एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के पीछे का रीजन जानते हैं आप? रीजन यही है, मैं थोड़ा सा इस बात को भी समझा देता हूं, फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। आज के लेक्चर में फाइनली हम आपको यह समझाएंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्चुअल में होता ही क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। पहले यह समझ रहे हैं हम आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के प्रोसेस क्या है। क्या सिर्फ डायरेक्टर्स चाह लेंगे तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा? किसके चाहने पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा? कौन से लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थर्ड लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि इसके लिए अकाउंटिंग कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से 3 लेक्चर, अभी से 3 लेक्चर काफी हो जाएगा आपको इस पूरी बात को, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को ना सिर्फ समझ लेने के लिए बल्कि समझा देने के लिए। तो अब अगली बात यह है, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का जो मैंने एग्जांपल दिया कि वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनी मिलकर एक कंपनी क्यों हो गए, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं ये बात समझाता हूं। देखो, वोडाफोन और आइडिया एक जमाने में, एक समय में, अभी से कुछ साल पहले तक ये एक दूसरे के बड़े कंपेटिटर हुआ करते थे। दोनों के प्लान लगभग एक जैसा होता था टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, आपने अगर महसूस किया होगा तो। लेकिन जैसे ही जियो की एंट्री हुई, जियो ने सभी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को एक बार फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया। जिस टाइम पे दूसरी कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज
1 GB डेटा के लिए 200 या 250 चार्ज किया करते थे। जियो ने आकर डायरेक्टली फ्री 1 GB 2 GB डेटा डेली देना स्टार्ट कर दिया। सारी कंपनी शॉक्ड थी। मतलब शॉर्ट में मैं बताता हूं, वोडाफोन और आइडिया को यह महसूस हो गया कि अब ज्यादा दिन हमारी कंपनी नहीं चल पाएगी इस तरह से। मजबूरी में आकर इन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया कि यार हम दोनों मिलकर काम करते हैं, कुछ कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे। पहले दोनों का कॉर्पोरेट ऑफिस अलग अलग होता था, अब दोनों का कॉर्पोरेट ऑफिस क्या एक ही है ना। बहुत सारे इंप्लॉइज अलग अलग होते थे, मान लो दोनों कंपनी के जनरल मैनेजर अलग अलग हुआ करते होंगे, अब क्या है एक ही है। तो बहुत सारे कॉस्ट को इन्होंने कम कर लिया। जैसे ही अब कॉस्ट करते कहा जाता है कि 1 पैसे की बचत 1 पैसे की कमाई है, तो कॉस्ट को रिड्यूस इन्होंने किया इस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। और इस तरह से इन दोनों कंपनी को यह महसूस हो गया था कि भाई जब तक हम अगर कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर इनको यह महसूस हो गया कि इनको अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल था। मजबूरी में आकर, ऑब्वियसली मजबूरी में आकर इन दोनों कंपनी ने आपस में हाथ मिलाकर दोनों कंपनी को मिलाकर एक कर दिया। इसको हम एक जो भाषा जो यूज करेंगे इसका प्रोसेस के लिए वो होगा अमलगमेशन। क्या बोलेंगे? अमलगमेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में एकीकरण। मतलब अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी। ये है किस बात का एग्जांपल? इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है। अब ये दूसरे मुद्दे पर आता है। अब मैं आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब बताऊंगा तो इजीली आप इसको समझ पाएंगे। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होने के कई कारण हो सकते हैं। कैसे होगा ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते ही क्यों है, ये एक्चुअल में ये वर्ड क्या है, मैं आज के लेक्चर में यही समझाने वाला हूं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का? वो ये है कि हम एक कंपनी लगातार लॉस में जा रही है। क्या हो रहा है? एक कंपनी लगातार लॉस में जा रही है और उस कंपनी के लगातार लॉस में जाने की वजह से कंपनी के बैलेंस शीट में इकट्ठा हो गया है, कंपनी के बैलेंस शीट में लॉस इकट्ठा हो गया है। हालांकि ये जो बैलेंस शीट मैं बता रहा हूं ये कौन सा फॉर्म है बैलेंस शीट का जी? ये बैलेंस शीट का कौन सा फॉर्म है? ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। लेकिन अभी क्या बनता है बैलेंस शीट? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ओनली वर्टिकल फॉर्म बना सकते हैं आप। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज कर रहा हूं। सपोज दिस इज बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है। अब लॉस इकट्ठा होने का मतलब पहले मैं समझा रहा हूं, तब जाकर आपको आगे बात समझ में आएगी कि कहना मैं क्या चाहता हूं। एक कंपनी लगातार लॉस में जा रही है। क्या है? एक कंपनी लगातार लॉस में जा रही है। अब उसमें लॉस में लगातार जाने का मतलब है कि लॉस कहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा? कहां पे दिखेगा? ये बैलेंस शीट में दिखेगा। बैलेंस शीट के कौन से साइड में दिखेगा? लॉस बैलेंस शीट के कौन से साइड में दिखेगा? लायबिलिटी साइड में या एसेट साइड में? सॉरी, एसेट साइड में, याद रखिएगा। देखो मैं कह रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है बैलेंस शीट का। हम बैलेंस शीट कंपनी के लिए ना वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट बनाते हैं, वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ये वाला फॉर्म यूज कर रहा हूं। एक बात याद रखिए, जब लॉस होता है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। एंड ऑल आइटम्स ऑफ डेबिट बैलेंस विल बी अपीयर्ड इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये तो कंफर्म हो गया आप। तो ये बैलेंस शीट के किस साइड में दिख रहा होगा? एसेट साइड में। सपोज दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, मान लो 500 लाख सपोज करते हैं, फिगर इन लाख है। अगर जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा, इस कंपनी में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। चाहेगा क्या? अरे बोलो, कोई डूबते हुए नाव पे सवार होना चाहता है क्या? नहीं ना।
सवाल वही है, ये डूबती हुई नाव जैसा है, इसमें कोई भी इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं जगाएगा, एक बात। दूसरी बात कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं यहां से भागने शुरू कर देंगे। तीसरी बात, जो इस कंपनी के सप्लायर्स होंगे वो इस कंपनी को सप्लाई देना बंद कर देंगे। कोई भी बैंक इस कंपनी को लोन नहीं देगी। कुल मिलाकर इन सारी चीजों का इंपैक्ट इफेक्ट क्या होगा, ये कंपनी अपना अस्तित्व तो नहीं बचा पाएगी। मतलब इसके लिए अब क्या होगा ना कि लगातार नीचे जाने की संभावना बन नहीं रहेगी। अब कंपनी के डायरेक्टर्स को यह महसूस हो गया कि लगता है इस कंपनी का अस्तित्व बचाना अब मुश्किल है, तो करें क्या। तो एक काम करते हैं कि इस कंपनी से जो लॉस दिख रहा है ना यहां पर, इस लॉस को बाहर कर देते हैं किसी तरह से। ध्यान से सुनना, इस लॉस को, अब इसको बाहर करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है इस लॉस को बाहर, उसकी थोड़ी से पॉइंट्स को मैं बताता हूं। डिटेल नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट करिएगा, ठीक है ना। अभी पहले यह समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500 बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा हुआ है। इट मींस इट्स डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस को यहां से बाहर करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया था और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्यों बाहर करना पड़ेगा। जब तक बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिख रहा है, या यूं कहें कि जब तक लॉस दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर, हम इस कंपनी को आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये डूबते हुए नाव की तरह है। इसमें नए इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे, है ना। कोई भी इस कंपनी के शेयर्स को लेने में अपना इंटरेस्ट नहीं जगाएगा। कंपनी के सप्लायर्स जो थे, जो गुड्स सप्लाई किया करते थे, सप्लायर्स हाथ खड़ा कर लेंगे, वो क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं देना चाहेंगे। बैंक लोन नहीं देगी, क्योंकि लोन भी बैंक उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को देती है जहां से उसको ये उम्मीद होता है कि हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। आने वाले दिनों में ये कंपनी और बैग जाएगी और बैग जाएगी। तो इस कंपनी को डूबने से पहले एक कोशिश कर लेते हैं हम इस कंपनी को बचाने की, और आंतरिक तौर पे कोशिश करेंगे, बाहरी बदलाव नहीं करना चाहेंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा और इस बात को आगे लेके जाता हूं। इस कंपनी को डूबने से के बचाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका है अमलगमेशन कर दो, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, क्या, जियो और वोडाफोन का अमलगमेशन कर लो, कॉस्ट रिड्यूस करो, कॉस्ट कट करो, है ना, और अपने अस्तित्व को बचा लो। दूसरा तरीका है इस कंपनी को किसी होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी बना दो। ये सारी चीजें आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये भी तरीका इस कंपनी को बचाने का। और एक तरीका यह है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दो, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी हम डिस्कशन किस पे कर रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दो, मतलब इस कंपनी के लॉस को बाहर कर दो, बाहरी बदलाव किए बिना। अब हम इसको जैसे ही बाहर करना चाहेंगे, बाहर करना है हमें, ठीक है ना, इसको हम जैसे ही बाहर करेंगे, एक बात समझिए आप, अब इतने आइडिया तो आपको होगा ही ना डियर, अगर आप इसको बाहर करोगे तो जैसे ही बैलेंस शीट से इसको 500 को हटाओगे यहां से, तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे इसको हटाओगे 500 को, तो निश्चित तौर पर लायबिलिटी साइड से भी तो कुछ हटाना पड़ेगा। यस या नो, जो मैं पूछ रहा हूं ये बताइए, क्या अगर हम बैलेंस शीट के एसेट साइड से 500 को जैसे रिमूव करेंगे, यहां से इसको बाहर करेंगे, तो क्या एसेट्स लायबिलिटी साइड से कुछ हटाना पड़ेगा क्या? यस, ऐसे थोड़ी हट जाएगा। बैलेंस शीट को तो टैली भी करवाना है ना हमें। तो लॉस को हटाने के लिए हम क्या करें, इसको हटाने के लिए जो जो प्रोसेस हमें अपनाना पड़ेगा, इसी को एक्चुअल में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। रिकंस्ट्रक्शन, फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इंटरनली। बाहरी चीजें सेम दिखेंगे,
आंतरिक तौर पे हमें चीजें बदलनी होगी। एसेट साइड के किसी भी आइटम को हटाएंगे। देखो बैलेंस शीट में एक्चुअल में ये माइनस में दिख रहा होता है कंपनी के बैलेंस शीट में। अगर कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अगर कोई आइटम माइनस में है, इसका मतलब वो एक्चुअल में आइटम किधर का है, एसेट साइड का है। ठीक है ना, तो इससे आगे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। रिजर्व एंड सरप्लस अगर माइनस में है, रिजर्व एंड सरप्लस, अब आप जानते हो ना बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं, एक लायबिलिटी एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा क्या होता है, एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 4 हेड्स होते हैं। वो 4 हेड्स कौन है, बोलो, शेयर कैपिटल, दूसरा शेयर कैपिटल है, पहला हेड नहीं, पहला हेड है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा है सैंपा। सैंपा है क्या, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मालूम है कि नहीं, 4 साइड से मतलब 2 साइड होते हैं और कितने हेड्स होते हैं, टोटल 6 हेड्स होते हैं। 4 हेड किधर होता है, लायबिलिटी साइड में, 2 हेड किधर होता है, एसेट साइड में। तो 4 हेड्स जो हैं, 4 हेड्स लायबिलिटी साइड में, वो पहला हेड है क्या, शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा हेड है स्टैंपा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, समझ रहे हो ना, तीसरा हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, और चौथा हेड है करेंट लायबिलिटी। एसेट साइड का 5वां हेड है, या पहला हेड कह लो एसेट साइड का, क्या, नॉन करेंट एसेट्स, और उसके बाद करेंट एसेट्स। मैं कह रहा था शेयर होल्डर्स फंड में पहला जो हेड है शेयर होल्डर्स फंड का, जो सब हेड पहला है वो है शेयर कैपिटल, और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस अगर माइनस में दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी निगेटिव में जा रही है ना, मतलब उसका रिजर्व और प्लस निगेटिव है, इसका मतलब उस कंपनी की हालत निगेटिव है, उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। उसी माइनस आइटम को हटाने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, बोलो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जैसे ही हम बैलेंस शीट के एसेट साइड से किसी आइटम को हटाएंगे, तो निश्चित तौर पर लायबिलिटी साइड से भी कोई ना कोई आइटम हटाना पड़ेगा। अब लायबिलिटी साइड से कौन से आइटम को हटाएं भाई, निश्चित तौर पर कोई ना कोई आइटम तो हटेगा। अब इस आइटम को हटाने के लिए कुछ कुछ चीजें हमें यूज करनी होगी, है ना। अगर इन आइटम्स को हटा लेते हैं, देखो क्या हटाएंगे मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी, ये नेक्स्ट लेक्चर का मामला है। हटाने से पहले कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, है ना, ये भी जरूरी है जानना। क्या डायरेक्टर्स चाहेंगे अकेले कुछ कर दें हो जाएगा, क्या डायरेक्टर्स कहेंगे भैया तेरा अमाउंट मैंने कम कर दिया है किसी भी शेयर होल्डर को, बात में वो डन हो जाएगा क्या, नहीं। हम इसके पहले प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे कि एक्चुअल में क्या प्रोसीजर्स हैं इस बात के, कैसे कौन से स्टेप को फॉलो करके आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। क्योंकि एक बात बता दें, कंपनी के बारे में एक भी डिसीजन आप अगर लेते हो डायरेक्टर होने के बावजूद, तो आपको सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा, लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और इसी काम को समझाने के लिए एक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होता है, समझ लो ना, वो कंपनी एक्ट के बहुत मतलब कह सकते हो डीप नॉलेज होता है उसको, वो सारे रूल्स वो बताता है, डायरेक्टर्स को एक तरह से गाइड भी करता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को जैसे ही हम यहां से इसे हटाएंगे, तो इसे तो हटाना पड़ेगा लायबिलिटी साइड से। जैसे ही लायबिलिटी साइड से उस आइटम को घटाएंगे, होगा क्या, सपोज करो हमने घटा दिया यहां से 500, किसी आइटम को हमने कम कर दिया, जैसे ही 500 को हम यहां से घटाएंगे, तो यहां से प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब लोगों को यहां पर निगेटिव बैलेंस दिखेगा नहीं, तो एक नए उत्साह के साथ, एक नई सोच के साथ इस कंपनी को हम आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन इस कंपनी को तब तक आगे नहीं लेकर जा सकते जब तक कि इसमें लॉस दिखता रहेगा। फाइनली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही सही कहता है, समझ रहे हमारी बात। तो अब फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को करने से पहले हमें कौन से लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा, ठीक है ना।
और साथ में ये भी देखेंगे कि अब ऐसा करने से पहले जो मैंने एक पॉइंट आपके दिमाग में भी छोड़ रखा है, क्या कि भाई ऐसा क्या घटाएंगे इधर से जो ये यहां से एसेट साइड से प्रॉफिट का जो नेगेटिव बैलेंस है वो गायब हो जाए, है ना। तो इस बात को मैंने आपके दिमाग में रखा है, इसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखें। ओके।